आज हम बात करने वाले हैं आपके 6 mm के एक्सपीरियंस के बारे में। बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को फैक्ट्री डालना बहुत आसान था। ओके। बट जो फील्ड वर्क है, जहाँ रॉ मटेरियल कलेक्शन करना है, जहाँ मेहनत लगती है, धूप में जाना होता है, वो काम कोई करना नहीं चाह रहा था। करना नहीं बस इसीलिए हम लोगों ने उस टाइम पे ये देखा कि दिस इज द बेस्ट सेगमेंट जहाँ हम लोग जा सकते हैं। तो क्या चैलेंजेस है इसमें? ये जो आपकी जो शुरुआत की जो दौर में आपको क्या चैलेंजेस है? इनिशियली कस्टमर को समझता नहीं है, कॉन्फिडेंस आता नहीं है, किसी के अभी देखा नहीं है, वो तो पहले हमको भगा देता है initially। एंड देन फिर रॉ मटेरियल में आपने कितना समय काम किया? 6000 टन हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे कंपनियों में। गुड। और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े पैलेट्स की तरफ। उस टाइम पे पैलेट्स, इंडस्ट्रियल पैलेट्स ही ज़्यादा बूम में था। 6 mm की तरफ में किसी का ध्यान नहीं था और ये लर्निंग फेज था ये इंडस्ट्री के लिए। ओके। कुछ इंडस्ट्री थी गुजरात की और दिल्ली की जो बर्नर्स बना रही थी वो टाइम पे, और एक एक बर्नर या एक एक स्टोव बनाने के बाद में उसको इंस्टॉलेशन करना और उसके बाद में मटेरियल सप्लाई करना पैलेट 6 mm उसमें, वो एक टीडियस जॉब था क्योंकि आपका कन्वर्जन रेशियो बहुत कम था। ये हम लोग डील कर रहे हैं कॉम्पैक्ट सेगमेंट में, जहाँ पर फायर चेंबर का स्पेस बहुत कम होता है। तो फिर आप नागपुर में प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपने किसी की डीलरशिप ली है या फिर आप लोग वहां से सॉर्डर्स बुलाते हो और आप यहाँ बना रहे हो? कैसे कर रहे फ्यूल ये ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी का हार्ट होता है, हो? जहाँ पर उसके बहुत हाई स्टेक्स लगे होते हैं फैक्ट्री चलाने के लिए। उसकी फैक्ट्री अगर बंद हो, हमारा कस्टमर बोलते थे कि तुम थ्रू आउट द ईयर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। इनिशियली कस्टमर्स 1, 2, 5, 10 कस्टमर्स बनाने में हमें 2 साल 3 साल लगे। हम लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं हाँ, और आप सॉर्डर्स जला रहे हैं, तो लोग कहेंगे आप लोगों ने जंगल काट लिया या आपने जो ग्रीनरी जो आजकल हमारे आसपास में हम लोग जो बचा के रखी है हम लोगों ने, आपने उसको काटा। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू? हेलो दोस्तों, मैं हूं शोएब बुरा। बाइकोल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट है 6 mm के बारे में। जैसे कि मैंने अभी कुछ 1-2 वीडियो बनाए हैं 6 mm के बारे में। आज का हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ऐसे एक्सपर्ट के साथ में, जो 2 दोस्त लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी कॉलेज के टाइम से स्टार्ट की थी, साथ में पढ़ाई की, साथ में बिजनेस का आइडिया आया और बिजनेस में साथ में उन्होंने स्टेप लिया। उसके बाद में इन्होंने बहुत बेसिक लेवल से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। फिर उसके बाद में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, फिर कुछ प्लांट्स रन किए, सेल किया, ट्रेडिंग की, और उसके बाद में जो 6 mm में लगने वाले बर्नर्स हैं, बर्नर्स के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी टाइप्स की। ये लोग जो है काफ़ी इन एंड आउट जानते हैं 6 mm के बारे में। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं। हेलो अक्षय भाई। हेलो। हेलो गोपाल भाई। बाइकोल सॉल्यूशन में आप दोनों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके 6 mm के एक्सपीरियंस के बारे में। मुझे तो पहले बताइए, हम तो 6 mm के बारे में बात करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में हमको बताइए कि आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया था और कैसे 6 mm के बारे में आप लोग मार्केट में स्टार्ट किया आप लोगों ने। एक्चुअल में 2013 में हम लोग पास आउट हुए नागपुर से, रामदेव बाबा कॉलेज से। और उसके बाद में MBA होने के बाद में हम लोगों ने साथ में मिलकर कुछ करने का सोचा। ओके। बहुत स्टडी करने के बाद में हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग एग्रोवेस्ट पे जाएंगे। वहाँ पे उस टाइम पे ब्रिकेट्स के प्लांट्स हम लोग सोच रहे थे कि इनिशियली हम लोग चालू चालू करेंगे। करेंगे। फिर किसी से पता चला कि ये ब्रिकेट प्लांट रन करना बहुत आसान है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल कंज्यूम करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, कंज्यूम कलेक्ट करने। राइट। तो फिर हम लोगों ने रॉ मटेरियल कलेक्शन का काम चालू किया। ओके, वहीं से आपको कलेक्शन हाँ। का काम स्टार्ट हुआ। रॉ मटेरियल कलेक्शन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले सोयाबीन, तुअर, बगास, सॉडस्ट, इन सब के वेंडर को देखना चालू किया जहाँ से हम लोग को कलेक्ट कर पाए। ओके। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी इतनी थी कि वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं था जो पूरा माल कलेक्ट कर पाए। ओके, मतलब आप ब्रिकेट प्लांट स्टार्ट करने वाले थे। हाँ। ब्रिकेट के लिए आपको लगने वाला था रॉ मटेरियल। आप लोगों ने उसके लिए रॉ मटेरियल की स्टडी चालू की और वहां से आप रॉ मटेरियल में आ गए, राइट? या। कैसी रही आपकी वो रॉ मटेरियल की जर्नी? फिर यहाँ पे करीब हम लोगों ने 10 से 15 प्लांटों को कनेक्ट किया ओके। जो ऑलरेडी ब्रिकेट्स या पैलेट्स बना रहे थे। हम्म। उन्हें भी सेम प्रॉब्लम था कि उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था ओके। ओवर द ईयर। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया पहले सोयाबीन से। सोयाबीन का कलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, वो समझा। फिर नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में गए हम लोग, जैसे कॉटन हो गया, बगास हो गया, तुअर हो गया, इंडस्ट्रियल वुड स्क्रैप हो गया,
जो फर्नीचर स्क्रैप आता है वो हो गया है, चार छिलका, कॉफी हस्क, राइस हस्क, बदरा, ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स है जो हम लोगों ने एक स्टडी की और उसमें हम लोगों ने देखा कि कितने वैरायटी ऑफ मटेरियल से हम लोग ब्रिकेट्स बना सकते हैं, उसमें वो कॉस्टिंग आती है कि नहीं आती। ओके बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को फैक्ट्री डालना बहुत आसान था, ओके बट जो फील्ड वर्क है, जहाँ रॉ मटेरियल कलेक्शन करना है, जहाँ मेहनत लगती है, धूप में जाना होता है, वो काम कोई करना नहीं चाह रहा था। करना नहीं बस चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने उस टाइम पे ये देखा कि दिस इज द बेस्ट सेगमेंट जहाँ हम लोग जा सकते हैं। जितना मैं समझ सकता हूँ कि वो थोड़ा इजी था आपको एंटर करने के लिए, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग तो एक बार आपकी ये पकड़ हो गई रॉ मटेरियल की, तो मैन्युफैक्चरिंग करना मुझे लगता है ठीक है, That is very easy. उतना डिफिकल्ट नहीं है। सो इस बहाने से आप रॉ मटेरियल में आए, एंड देन फिर रॉ मटेरियल में आपने कितना समय काम किया, मतलब कितने साल आप लोगों ने 4 काम to 5 years हम लोगों ने काम किया कलेक्शन में। अराउंड 5 to 6,000 टन हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे कंपनियों में। गुड और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े पैलेट्स की तरफ। उस टाइम पे पैलेट्स, इंडस्ट्रियल पैलेट्स ही ज़्यादा बूम में था। 6 mm की तरफ में किसी का ध्यान नहीं था, और ये लर्निंग फेज था ये इंडस्ट्री के लिए। ओके कुछ इंडस्ट्री थी गुजरात की और दिल्ली की जो बर्नर्स बना रही थी वो टाइम पे, और एक एक बर्नर या एक एक स्टोव बनाने के बाद में उसको इंस्टॉलेशन करना और उसके बाद में मटेरियल सप्लाई करना पैलेट 6 mm, उसमें वो एक टीडियस जॉब था, क्योंकि आपका कन्वर्जन रेशियो बहुत कम था। ओके लिमिटेड कस्टमर्स थे, लोगों के लिए नया था, बहुत डाउट था। अब फ्यूल ये ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी का हार्ट होता है, जहाँ पर उसके बहुत हाई स्टेक्स लगे होते हैं फैक्ट्री चलाने के लिए। उसकी फैक्ट्री अगर बंद हो, हमारा कस्टमर बोलते थे कि तुम थ्रू आउट द ईयर दे पाओगे नहीं दे पाओगे, आपसे मैं इक्विपमेंट तो ले लेता हूँ, बट इक्विपमेंट लेने के बाद आप मेंटेन कर पाओगे क्या, ये प्रॉपर हीट दे पाएगा क्या, डीजल और गैस जैसे चल पाएगा क्या, ये सब उनके क्वेश्चंस रहते थे। तो वो इनिशियली कस्टमर्स 1, 2, 5, 10 कस्टमर्स बनाने में हमें 2 साल 3 साल लगे, और फिर उसके बाद विथ रेफरेंसेस, लोग उनके रेफरेंसेस से लोग हमारे पास आते गए। कुछ हम लोग हर कस्टमर के यहाँ जाकर उनको ट्रायल्स देते थे, उनके यहाँ उनको समझाते थे कि आपको यूज़ हो। बहुत सारे कस्टमर्स को तो समझ में भी नहीं आता था कि उनको ये यूज़ होगा नहीं होगा। कई भट्टियां हम लोगों ने फ्री में दे दिए। ओके फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ फ्यूल चार्ज करते थे। ओके मशीन कॉस्ट हम लोग एज अ रेंट बेसिस पे या फिर फ्री में दे देते थे कि एक यूज टू हो जाए कस्टमर। जो कारागीर है उसमें काम करने के लिए, वो आखिरकार लेबर है, उसे समझने के लिए टाइम लगे, तो हम लोगों ने उसको सिखाया, लर्न किया, ट्रेन किया। उसके बाद में मुझे आपने बहुत मैं जितना समझ रहा हूँ कि बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, कि आपने लोगों को एजुकेट किया, राइट? Yes. और एजुकेशन के साथ में आपने लोगों ने अपना मतलब वहाँ की भी आप Business पहले बनाया। सीख लो, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपने अपना बिजनेस सेटअप किया। कस्टमर को कंफर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है। तो क्या चैलेंजेस है इसमें, ये जो आपकी जो शुरुआत की जो दौर में आपको क्या चैलेंजेस है? इनिशियली कस्टमर को समझता नहीं है, कॉन्फिडेंस आता नहीं है, किसी के अभी देखा नहीं है, वो तो पहले हमको भगा देता है इनिशियली। तो वो उसको ऐसा होता है कि भैया ये नई चीजें लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आसानी से। लोगों को ट्रस्ट बिल्ड आपको करने के लिए proof करके देना पड़ता है हर एक चीज। क्या रीजन था कि वो लोग जल्दी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे? इसमें वुड कोई बैकग्राउंड नहीं है, पेलेट 6 mm और बायोमास एक इनिशियल इंडस्ट्री है। सबसे पहले इसमें ये है कि डिपेंडेंसी आपकी मेरे साथ हो जाएगी। अगर मैंने स्टोव आपके यहाँ लगा दिया तो उसका सेकंड ऑप्शन ये है, उस टाइम पे था कि वो दूसरे से माल बुला ले। ओके वो ऑप्शन नहीं था। हाँ, 6 mm सप्लायर थे ही नहीं नागपुर डिपेंडेंसी में। हमारे ऊपर थी। ओके तो कोई भी मोनोपोली काम नहीं करना चाहता था कि आप मेरे को बाद में ब्लैकमेल करोगे, मटेरियल नहीं दे पाए तो क्या होगा, ये सब डाउट उनको ज्यादा थे। और गैस सिलेंडर या डीजल तो हर पंप पे मिलता था, गैस कहीं पर भी मिल जाता है, डीजल कहीं पर भी मिल जाता है। तो और इसमें एक बार आपने मशीन इंस्टॉल कर दिया, पेलेट्स की मशीन इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद उसमें सिर्फ 6 mm पेलेट ही चलेगा, उसमें दूसरा फ्यूल नहीं चलता है, क्योंकि ये सब कॉम्पैक्ट बर्नर्स है, और वो बर्नर ही डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि उसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्यूल ही चलता है, उसमें कोई भी पेलेट दूसरा पेलेट नहीं चलते हैं। ओके मतलब जो हम लोग मतलब एक होता है कि इंडस्ट्री पैलेट में, तो वहाँ पे कैसा है कि कोई एक इंडस्ट्री के अंदर सोया पैलेट भी चल सकता है, मस्टर्ड पैलेट भी चल सकता है, कॉटन पैलेट भी चल सकता है, वैसे ही हमारे जो बर्नर्स आप लोग जो प्रोवाइड किए उसमें पर्टिकुलर टाइप का ही एक 6 mm पैलेट चलेगा, राइट? जैसे आप इंडस्ट्रियल पैलेट्स की बात कर रहे हैं तो उनका एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है कि 4000 स्पेसिफिकेशन है, 4000 GCV तक उनको मटेरियल पैलेट्स चाहिए,
अराउंड 10% मॉइस्चर चाहिए, 10 to 15% ऐश चाहिए, राइट। ये उसका ग्रेड है। लेकिन अगर हमारे 6mm पैलेट्स की बात करें तो ये मिनिमम 3 to 4% इनका ऐश चाहिए, ओके। मॉइस्चर 5% चाहिए और जीसीबी 4200 प्लस चाहिए। तब ये स्पेसिफिकेशन पे अगर वो पैलेट उतरता है तभी वो भट्टी में जलेगा। ये बायोमास के साथ बनाना पॉसिबल है? ये ऐश बढ़ जाएगा इसमें। ऐश बढ़ जाएगा। हाँ। और इसमें क्या क्लिंकर के प्रॉब्लम्स आती है? मैंने इसमें वही होता है सर, क्या है 2% के ऊपर जैसे ही हम लोग कोई भी प्रोडक्ट में जाते हैं जहां पर ऐश 2% से ज्यादा होती है, वहां क्लिंकराइजेशन फॉर्म होता है। और ये हम लोग डील कर रहे हैं कॉम्पैक्ट सेगमेंट में, जहां पर फायर चेंबर का स्पेस बहुत कम होता है। फायर चेंबर का स्पेस कम होने की वजह से हम लोग 2% ऐश का जो कंस्ट्रेंट है, वहां पर वही पैलेट ये बर्नर में इफेक्टिवली जलता है। क्लिंकर्स के साथ भी चलेगी भट्टी, बट क्या है कि ड्यूरेशन कम हो जाएगा। जैसे पाइन जो मटेरियल है, पॉपुलर मटेरियल है, इसका अगर पैलेट्स बनता है तो ये अराउंड 18 to 20 आवर्स नॉन स्टॉप चल सकता है। अगर इसकी ऐश बढ़ गई मटेरियल की, पैलेट्स की, तो ये 5 आवर्स 6 आवर्स में काम यानी क्लिंकर क्रिएट करेगा। तो फिर आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा, ये सब इसमें प्रॉब्लम आता है। आप बोल रहे हो कि जो ऑब्वियसली फिर जो ये आपको अचीव करना है ऐश परसेंटेज, तो ये फिर तो ऑब्वियसली सॉडस्ट के साथ ही हो पाएगा। हाँ, प्योर सॉडस्ट। सो इसमें व्यूअर्स का भी सवाल आ सकता है या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनका भी सवाल आ सकता है, हम लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं और आप सॉडस्ट जला रहे, तो लोग कहेंगे आप लोगों ने जंगल जला दिया या जंगल काट लिया, या आपने जो ग्रीनरी जो आजकल हमारे आसपास में हम लोग जो बचा के रखी है हम लोगों ने, आपने उसको काटा। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू? इसमें हम लोग जो सॉडस्ट यूज करते हैं ये सब ऑलरेडी जनरेट हो रहा है स्वॉमिल्स में, और वो स्वॉमिल्स का हम लोग सॉडस्ट यूज कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उनके लिए वेस्ट है और ये लोग कई सालों से जनरेट करते हुए आ रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि आप जो सॉडस्ट यूज कर रहे हैं वो किसी एक स्पेशली काटा नहीं गया है पैलेट बनाने के लिए, या जंगल को काटा नहीं गया है, ये जो ऑलरेडी कट गया है, जो एक एज हो गई है झाड़ की, उसके बाद वो वेस्ट करके आ गया आपके सॉमिल्स में, वो वेस्ट से बना रहे हैं। प्लाईवुड फैक्ट्री का वेस्टेज है, जहाँ प्लाईवुड्स वगैरह बनती है उसका भी वेस्टेज निकलता है। जैसे पॉपुलर करके लकड़ी है नॉर्थ साइड की, वहां भी ये वेस्टेज होती है, इसकी प्रॉपर फार्मिंग होती है लकड़ी की, तो उसमें एज परसेंटेज कम है और वही यूज हो रहा है इसमें। क्योंकि देखिए हमारा भी जो, आप लोगों ने भी जो इनिशिएटिव लिया, हमने भी इनिशिएटिव लिया कि हमें वी वांट टू सेव अर्थ, हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर काम करना है, ग्रीन फ्यूल के ऊपर काम करना है। तो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल मैंने बहुत बार देखा है कि ये आता ही है कि आप लोग सॉडस्ट के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो तो आप लोग जंगल काट रहे हो, या फिर आपके आसपास के जो अच्छे अच्छे बड़े झाड़ है आप उनको काट रहे हो, तो आप हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हो। सो ऐसा कुछ नहीं है, राइट? नहीं सर, इसमें क्या है कि जो भी वेस्टेज है हम वो वेस्टेज को वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, उसको प्रोसेस करके उसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं। वो अगर आज सॉडस्ट कोई स्वॉमिल में पड़ा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसमें मॉइस्चर होता है, पानी होता है, और उसको हम लोग प्रॉपर प्रोसेसिंग करके अगर उसको बर्नर में जलाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डीजल गैस और इन सब का सब्सटीट्यूट देके वो सॉडस्ट का वैल्यू हम लोग उसको बढ़ा के उसको एज अ फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं। आपने भी मुझे बताया कि आप compete कर रहे हो डीजल और गैस के साथ में। हाँ सर। तो आप जब किसी कंज्यूमर के पास में जाते थे, सो वो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते थे कि इसके अंदर आपकी कॉस्ट कैसे सेविंग होगी करके? बेसिकली इसमें हम लोग पहले कस्टमर का डेटा निकालते थे कि वो क्या यूज़ कर रहा है। जैसे एक रोटो मोल्डिंग की कंपनी है जहाँ टंकियाँ बनती है, वाटर टैंक बनता है, अगर वो डीजल यूज़ कर रहा है तो उसका कंजम्पशन कितना आ रहा है पर आवर, उस हिसाब से हम लोग उसको पैलेट्स का डिटेलिंग देते थे। जैसे इसका आपको एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको बताए तो जैसे 1 लीटर जो डीजल लगता है उसकी जीसीबी आती है अराउंड 10,000। ओके। और पैलेट्स की जीसीबी है 4,200। ओके। 2.5 kgs ऑफ पैलेट इक्वल टू 1 लीटर ऑफ डीजल। ओके। जो भी डीजल की जलने की क्षमता है, जैसे 10,000 उसकी ग्रॉस कैल्फिक वैल्यू है, राइट, ठीक है, उतनी पैलेट में अचीव करने के लिए 2.5 किलो लगेगा मटेरियल। उतनी एनर्जी बनाने के लिए हमको 2.5 किलो पैलेट जलाना होता है,
ठीक है। जितनी 1 लीटर डीजल जलाने के लिए लगता तो है। आपका पैलेट का कॉस्ट क्या है और डीजल का कॉस्ट क्या है, अगर हम लोग इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे पैलेट का कॉस्ट आप पकड़िए 20 रुपीज केजी, जो हम लोग कस्टमर एंड पे देते हैं। बट मैंने तो सुना है कि पैलेट कॉस्ट कुछ 14-15 रुपए भी मिल जाते हैं और कुछ 20 सर रुपए इसमें की- क्या है कि जो हम लोग प्रीमियम पैलेट बना रहे हैं इसमें हम लोग मॉइस्चर काफ़ी रिड्यूस करते हैं, ओके और इसमें काफ़ी प्रोसेसिंग होने की वजह से इसकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब मतलब कॉस्ट ऐड होते जाता है, और ये- पर केजी के हिसाब ये से जो इसका वैल्यू product है, ये स्पेशली मैं आपको डीजल के लिए बता रहा हूँ। ओके, मतलब आप जो मुझे कंपेयर करा हाँ। रहे, आपका प्रीमियम पैलेट के साथ आपका डीजल का करा। कंपैरिजन कर रहा हूँ। ग्रेट। तो ये 20 रुपए और ये 95 रुपीज है करीब, तो अराउंड 50 रुपीज का आपको पैलेट लगेगा 95 के डीजल की एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो अराउंड 40-50% का सेविंग आ जाता है। तो ये कंज्यूमर आपकी बात को मान लेते थे? प्रूफ करके देते हैं हम लोग। हमारे पास में इतना डेटा है हर एक इंडस्ट्री का कि हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के पास में इतने फैक्ट्स है कि हम लोग सीधा उसे सेविंग निकाल के देते हैं ऑन रिकॉर्ड। ओके, इसमें क्या है ना, प्रैक्टिकली आप निकाल के प्रैक्टिकली। इसमें क्या है ना सर, हम लोग कस्टमर क्या जाते हैं, पहले हम्म। उसका पूरा दिन भर का प्रोसेसिंग समझते हैं, ओके 3 दिन का उनका फ्यूल कंजम्पशन निकालते हैं, और 3 दिन के फ्यूल कंजम्पशन के हिसाब से उनको हम लोग कमिटमेंट करते हैं कि आपका इतना 3 दिन में फ्यूल कंज्यूम हुआ है, इसके हिसाब से आपको इतना पैलेट लगेगा। और ये हम लोग बेचने के पहले ही कमिटमेंट देते हैं, और बेचने के बाद उनके साथ हमको थ्रू आउट द ईयर काम करना है। तो हमारा कमिटमेंट अभी तक फेल नहीं हुआ। हमारे एग्जिस्टिंग यहाँ 150 से 200 कस्टमर है। हर कस्टमर से आप पूछेंगे तो जो हमारे कमिटमेंट है वो हम लोगों ने पूरे किए आज तक। इसमें जैसे आपका बोलना था 14-15 रुपए में जो पैलेट्स आ जाता है, वो पैलेट्स का एश परसेंटेज बड़ा है। ओके, हाँ, वो भी सॉडस्ट का है? वो भी सॉडस्ट का है। उसमें 5 to 7% या 10 up to 10% तक उसमें ऐश रहता है। तो आई थिंक वो हार्डवुड का पैलेट है, जैसे हाँ, कि मुझे आपके लास्ट हाँ, वीडियो में आपने बताया था। हार्डवुड पैलेट, हार्डवुड है। का पैलेट है। तो वो जो पैलेट्स है उसे हम लोग कंपेयर करते हैं वुड के अगेंस्ट में। जैसे अभी दाल मिल का एग्जांपल लेंगे अपन, तो वहाँ 90 to 100 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। ओके, 90 to 100 का। हाँ, और उसके जो बर्नर्स है वो ऐसे डिजाइन है कि उसमें हाई ऐश मटेरियल चल जाए पैलेट्स का। तो वहाँ वो सक्सेसफुली टर्न हो रहा है। ओके, हाँ, वहाँ अप टू 5 to 7% तक का अब मटेरियल हाई ऐश आपने कहा तो वहाँ बायोमास नहीं चल पाएगा? बायोमास का 6 नहीं, पैलेट। फिर वो 15% के ऊपर आप चले गए ऐश में, तो फिर वो बायोमास में हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, और जो भी इंडस्ट्रियल पैलेट्स या जो भी 8 mm पैलेट, 10 mm या 12 mm पैलेट्स बन रहा है, वो मोर देन 15% ऐश का बन रहा है। मोर देन 10% ऐश हाँ, 10 to 15% का बन रहा है। और हम लोग जो कोशिश करते हैं वो 5% से अंदर। 5% से अंदर, लेस देन 5% में हम लोग काम करते हैं। सो अब यहाँ एक बहुत बेसिक सा सवाल आता है कि अब ये जो 6 mm पैलेट है, ये कौन कौन लोग यूज़ करते हैं, और अगर यूज़ करते हैं तो फिर उन्हें कौन कौन से बर्नर लगते हैं और बर्नर किस टाइप के होते हैं? पहले तो बताइए कि कौन कौन यूज़ करते हैं। इसमें सर 3 सेगमेंट्स है। जैसे कि बैच स्टोव होता है, ओके, जो कि मतलब हम लोग जैसे 100 लोगों को खाना बनाना है, जैसे मेस वाले हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, करना है, कुछ आलू गरम करना है, इस टाइप के जो शॉर्ट टाइम के काम है, जैसे 2 घंटा 3 घंटे जिसे यूज करना है, उसके लिए बैच स्टोव है। ओके, वो 18, 20, 25 केजी की मॉडल में आता है। तो इसमें सेकंड मॉडल आता है जिसमें हम लोग कंटिन्यूस फीडिंग स्टोव बोलते हैं, ओके, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है, जहाँ पर फूड इंडस्ट्री, मीडियम स्केल नमकीन इंडस्ट्रीज है, जो 12 से 18 घंटे काम करते हैं पर डे। उनका साइकिल फिक्स होता है, दिन में वो उतना ही काम करते हैं, उनका सिस्टम सेट होता है। जैसे एक सिलेंडर जिन्हें लग रहा है नॉर्मली, दिन का एक सिलेंडर जिन्हें कमर्शियल सिलेंडर लग रहा है, हम लोग उनको टारगेट करते हैं। एक सिलेंडर और एक सिलेंडर से ज्यादा। ओके, और तीसरा इंडस्ट्रियल, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्केल इंडस्ट्री में जो भी बर्नर्स लग रहे हैं, जैसे चिक्की इंडस्ट्री हो गई, मुरमुरे की इंडस्ट्री हो गई, रोटो मोल्डिंग हो गया, एल्यूमिनियम मेल्टिंग हो गया, ग्लास मेल्टिंग इंडस्ट्री हो गई, और नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ये मटेरियल बेसिकली जहाँ भी डीजल और गैस मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, उन्होंने डीजल और गैस यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग उनको उतनी ही हीट पेलेट से प्रोवाइड करके देंगे विथ सेम टाइमिंग। जो गैस में उनका प्रोडक्शन टाइमिंग मैच हो रहा है, जो गैस में उनका प्रोडक्शन निकल रहा है, सेम हम लोग सेम टाइम में उनको हम लोग पेलेट में उतना ही प्रोडक्शन निकाल के देंगे विद सेविंग। विद सेविंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ,
अब मुझे बताइए कि आप कौन से इंडस्ट्री को कौन सा बर्नर देते हैं और वो इंडस्ट्री को आप कौन सा पैलेट देते हैं। जैसे कि आपके पास भी मैंने 3 वैरायटी देखी है, तो 3 वैरायटी में आप ये 3 टाइप में से आप किसको कौन कौन सा बर्नर और पैलेट सप्लाई करते हैं। जैसे जो फरसान इंडस्ट्री है, जो नमकीन बनाते हैं, सेव, समोसा, चूड़ा, चकली, ये सब जो इंडस्ट्री है, इसे हम लोग CFA करके एक मॉडल है वो देते हैं, कंटिन्यूस फीडिंग अटैचमेंट सिस्टम। ओके। उसका काम ये है स्टोव का कि वो अराउंड 12 to 18 आवर्स चलता है, और एक सिलेंडर के ऊपर जो यूज करने वाली पब्लिक है या इंडस्ट्री है, उन्हें हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। इन्हें क्या एश परसेंटेज वाला माल जाता है? इसमें लेस देन 2%। इसमें भी क्या होता है सर, ये लोग 180 से 200 डिग्री तक इनको टेम्परेचर लगता है। जहाँ पर भी हाई टेम्परेचर इनको लग रहे हैं वहाँ पर लेस देन 2% ऐश। जिनका वर्किंग आवर 12 आवर्स से ज़्यादा है उनको 2% ऐश वाला ही पैलेट चलेगा, क्योंकि इनके फायर चेम्बर सब कॉम्पैक्ट होते हैं और इनको टाइमिंग भी 18 घंटे नॉन स्टॉप काम करना है, जहाँ उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वर्किंग में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके। तो उसमें हम लोग 2% ऐश का ही फ्यूल उनको देते हैं। और ये जो आपने सबसे पहले कहा, जो मेस वाले लोग हैं या छोटा समोसा वाला है या बैच स्टोव, बैच स्टोव हम लोग कहते हैं, इसको इनको क्या परसेंटेज वाला पैलेट सप्लाई करते मोर हैं? देन 8%, 10% तक इनको ऐश इनको चल जाता है। यानी कि आपका जो हम लोग सॉडस्ट की बात करते हैं, हार्डवुड वाला, हाँ, वो वो चल जाएगा इनको। एंड देन फिर हम आते हैं जो आपका तीसरा सेगमेंट, इंडस्ट्रियल सेगमेंट की तरफ। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में सर क्या है, उनको पर आवर गैस या डीजल जितना लग रहा है उसके हिसाब से हम लोग उनको बर्नर का कैपेसिटी डिसाइड होता है। पहले उनको 1 लाख किलो कैलोरी का बर्नर लगेगा, 2 लाख किलो कैलोरी का लगेगा, 4 लाख किलो, उनका जो फ्यूल कंजम्पशन पर आवर होता है उसके हिसाब से हम लोग उनको बर्नर सजेस्ट करते हैं। उनका सिस्टम हम लोग स्टडी करते हैं 4 से 5 दिन, और सिस्टम के हिसाब से फिर उनको हम लोग बर्नर फाइनलाइज करते हैं। बर्नर फाइनलाइज करने के बाद फिर हम उनको कौन सा फ्यूल लगेगा, अगर वो लोग लो टेम्परेचर में चल रहे हैं, उनको अगर 70 to 110 डिग्री अगर लग रहा है, 70 से 110 डिग्री, तो उनको थोड़ा सा 5% ऐश, 6% ऐश का फ्यूल चल जाएगा। और अगर उनको 150 डिग्री से ऊपर अगर वो लोग टेम्परेचर लेना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग प्रिफरेबली उनको बोलते हैं कि आप 2% ऐश में जाइए, प्रीमियम पैलेट, प्रीमियम पैलेट्स जो हम लोग बोल रहे हैं। और 3% ऐश, 4% ऐश चलेगा, बट उनका वर्किंग साइकिल में उनको मतलब ऐश रिमूवल करना पड़ेगा बीच बीच में, 8 घंटे में, 10 घंटे में उनको क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है। ओके। अब थोड़ी देर पहले हमने बात की, आपने डीजल के साथ कंपैरिजन किया और कुछ कस्टमर्स है जो गैस यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कैसा कंपैरिजन आप निकालते हैं या उसमें कॉस्ट सेविंग कैसे करते हैं? गैस की GCB अराउंड 11,000 है, ओके, और पैलेट की 4,200। तो हमारा कंपैरिजन ये रहता है कि 3 kg ऑफ पैलेट्स इक्वल टू 1 kg ऑफ गैस। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो अराउंड 110 से 120 रुपए किलो केजी गैस अवेलेबल है, कमर्शियल गैस 120 रुपए केजी के आसपास, और पैलेट्स 60 रुपीज में आपका काम हो जाएगा। ऑलमोस्ट 50% सेविंग हो रही है वहाँ पे। सो दोनों केस में अगर बात करते हैं तो डीजल हम लोग यूज़ करें तो 40% अराउंड आपने बताया मुझे, और वहीं हम लोग गैस यूज़ करें तो अराउंड 50% की आपकी सेविंग है। बहुत अच्छी बात है। अब जो आपके कंज्यूमर है, अब मुझे अब यहाँ पे एक आते हैं सवाल। एक तो 6 mm पैलेट बना रहे हैं, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है क्योंकि आप लोग पर्टिकुलरली कस्टमर के हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, उसके पैलेट को, उसका एस परसेंटेज को आप ये कर रहे हो। और एक होता है कि जो कस्टमर अपने बर्नर में जो उसको बर्न कर रहा है या उसको कंज्यूम कर रहा है, तो उसके क्या चैलेंजेस आते हैं और आपके बनाने में क्या चैलेंजेस आते हैं? इसमें सर क्या होता है कि 6 mm पैलेट बनाने के लिए भी उसको प्रॉपर ड्राइंग लगती है। सॉडस्ट आता है, मतलब ओपन जो भी भूसा, लकड़ी भूसा होता है वो आरा मशीनों में ओपन स्पेस में रखा होता है। भूसा उनके लिए लो वैल्यू प्रोडक्ट है, आरा मशीन वालों के लिए। वो लोग उसको शेड में नहीं रख सकते, उनके लिए वेस्ट है वो। तो वो हमारे शेड में लाने के बाद हमको उसको काफ़ी प्रोसेस करना पड़ता है, काफ़ी ड्राई करना पड़ता है, और उसके बाद में ही हम लोग उसके अंदर का पूरा डस्ट, उसके अंदर मट्टी नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, वो सब रिमूव करने के बाद ही हम लोग उसको 6 mm पैलेट बना सकते हैं। क्योंकि उसमें जो मेंटेन करना है ऐश,
वो हमें देखना है कि वो 5% के अंदर रहना चाहिए या 3% के अंदर रहना चाहिए। तो उसके लिए उसे बार बार सॉर्टिंग करना पड़ता है, प्लास्टिक पार्टिकल ना आ जाए, क्योंकि ओपन में रखा हुआ है मटेरियल, कोई हैवी मटेरियल ना आ जाए, पत्थर आते हैं, ये सब ना आ जाए, पत्थर गोटे या लोहे के कुछ पार्टिकल्स आते हैं, क्योंकि आरा मशीन में जो फ्लेक्स आरिस से निकलता है वो भी उसमें आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब क्लीन करने के बाद में जो मटेरियल बचता है उसे भी चैलेंज है, क्योंकि वो अलग अलग लकड़ी का है। यहाँ पे आरा मशीन जो 100 मिल्स है, अराउंड 700 to 800 है नागपुर के आसपास में। ओके। और उसमें हर एक आरा मशीन में हर प्रजाति अलग अलग लकड़ी कट रही है। किसी के यहाँ सॉफ्टवुड भी कट रहा है, किसी के यहाँ हार्डवुड भी कट किसी रहा के है, यहाँ सागवन कट रहा है, किसी के यहाँ बबूल कट रहा है, किसी के यहाँ आड़िया कट रहा है। सो इसमें आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे ना कि लाइक अगर आपके पास मटेरियल है जो तो ये आपके सॉफ्टवुड है कि vendors हार्डवुड। है, इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इन्होंने किया हुआ है काम, तो उनको हर एक मशीन से जा जाके मटेरियल उठाना है। अब वो एक ट्रक खड़ा कर रहा है, 20 मशीन घुमा रहा है, 500 किलो कहीं से 1 टन, कहीं से 2 टन, ऐसा करके अपनी गाड़ी भर रहा है। तो वो एक चैलेंज है कि आप जैसे डिमांड कर रहे हो कि मुझे सॉफ्टवेयर ही चाहिए, सागवन का ही मटेरियल चाहिए, ओके, लेकिन वो सागवन का मटेरियल आपको नहीं ला के देगा, वो आपको ला के देगा बबूल, आड़जात, ये सब मिक्स करके ला के तो देगा। फिर जब आप ये प्रीमियम क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि जिसका 2% अब फिर इस पोजीशन में आप लोग कैसे? ये स्पेसिफिकली सर हम लोग पाइन के जो सप्लायर्स है, पाइन सॉडस्ट काटने वाले दूसरा माल नहीं काटते, वो पाइन का ही माल काटते हैं और पाइन का ही काम करते हैं, तो हम लोग उनसे ही हम लोग ये लोग प्रोक्योर करते हैं और उसी से बनाते हैं। इंडिया में ये पाइन वुड जनरली कहाँ कहाँ पाया जाता है, कुछ आपको आइडिया है इसके बारे में? ये एक गांधीधाम एरिया है, वहाँ गुजरात में। एक है बैंगलोर एरिया जहाँ ये मिलता है सॉफ्टवुड, और पॉपुलर करके लकड़ी है यूकलिप्टस जो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। ये 3-4 लोकेशन है जहाँ, और वहाँ ये इंडस्ट्रिया डेवलप हो चुकी है। सो फिर आप नागपुर में प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपने किसी की डीलरशिप लिए है या फिर आप लोग वहाँ से सॉडस्ट बुलाते हो और आप यहाँ बना रहे हो, कैसे कर रहे हो? हम लोग यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं नागपुर में, कुछ हम लोग बाहर से बुलाते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड हमारी कम ज़्यादा होते रहती है। हम लोग लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हमको और डिमांड होती है तो हम लोग बाहर से प्रोक्योर कर लेते हैं। ओके, लाइक नॉर्थ से आपने जैसे नॉर्थ से हम लोग बुलाते हैं, गांधीधाम से बुलाते हैं, मतलब अभी गांधीधाम में भी काफी मैन्युफैक्चरर्स है। ओके, वहाँ पे काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सॉफ्टवुड मिल रहा है, इसलिए वहाँ पाइन का बहुत ह्यूज हब है, वहाँ पाइन बहुत कटता है। ओके, तो वहाँ करीब करीब 15 से 20 फैक्ट्रीज है जो स्पेसिफिक पाइन वुड सॉडस्ट का ही पैलेट बनाती है। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो हम लोग 6mm बनाते हैं इसमें और क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि बहुत देखा है मैंने, मतलब बहुत लोगों को, सब लोग बड़ा किसी को भी पैलेट के अंदर आना है तो 8mm 10mm या 16mm में इजीली एंटर कर लेता है, बट कोई जल्दी 6mm के बारे में सोचता नहीं, तो इसका क्या रीज़न है? सर जी, बात यह है कि 6mm का माल बनाना आसान है कंपैरेटिवली, बेचना कठिन है। ओके, क्योंकि बेचने वाले लोग बहुत कम है 6mm, क्योंकि आपको उसके लिए मशीन बेचना पड़ेगा, और मशीन बेचने के लिए आपको बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है। उतरना पड़ेगा और कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें सर क्या है कि पहले तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते ये सब, हम लोग स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री में हम लोग टारगेट कर रहे हैं। 8mm पैलेट्स का होता है कि बड़ी फैक्ट्रीज जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, 6mm कम वॉल्यूम में बिकता है, तो मेहनत ज़्यादा करनी होती है, रिटर्न्स आपको इनिशियली कम मिलते हैं। देखो, बुरा ना लगे किसी को, मेरे व्यूवर्स को भी, जो बट होता क्या है लोग क्या करते हैं कि आप किसी कंपनी में माल दे रहे हो, सो बस मैं भी डाल देता हूँ फैक्ट्री, मैं उठाऊंगा डालूंगा, वो ये नहीं देखता है कि अपना मार्केट डिमांड अपना मार्केट बनाओ, कि खुद का नया मार्केट बनाओ। ये कर रहा है, मैं भी वहीं जाके सप्लाई कर देता हूँ। वो ये नहीं सोचता है कि वहाँ एक्चुअली वो अगर उसका कहीं बॉयलर है तो वो बॉयलर में अगर पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल चल रहा है तो मैंने वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का मटेरियल बनाना है, नहीं बनाना है। मैं सही है गलत है, मुझे लोग सही बोले या गलत बोले, पर होता क्या है कि हमारा जो बिजनेस है ना वो देखा देखी बिजनेस है। मुझे तू कर रहा है मैं कर लेता हूँ, प्रोसेस तो बड़ी इजी है, बट बाद में उन्हें पता चलता है कि ये चैलेंजेस इसके अंदर क्या आता है, जैसे कि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में क्या चैलेंजेस आते हैं, या फिर जब कस्टमर के पास वो जाता है उसका प्रोडक्ट जब रिजेक्ट हो जाता है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सो वो होता है 6mm में। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ
इजीली आप जाके एंटर नहीं हो सकते। एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है। कंस्टेंट है ये इंडस्ट्री में कि हर एक आदमी ये मशीन्स नहीं बेच सकता ऑन फील्ड उतर के, क्योंकि इसमें प्रूफ करना होता है, बार बार कस्टमर को समझाना होता है। और सेगमेंट जो बायर है वो बायर बहुत कॉन्शियस है, तो वो बायर कॉन्शियस होने की वजह से उसको कॉन्फिडेंस दिलाना। हमारा जो मार्केट एक्सपीरियंस है, मेरे जो रेफरेंसेस है, मैं एग्जिस्टिंगली जिन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ उनका हमको रेफरेंस देना होता है कस्टमर को, कि आप उनसे बात कीजिए कि हमारा व्यवहार या हमारा बिजनेस उनके साथ कैसा रहा है, तभी वो हम पे ट्रस्ट करके हमको एंट्री देते हैं। यानी कि पहले मार्केट में आपको प्रूफ करना है हाँ, कि मैंने काम किया है, हाँ, आई नो द बेसिक्स, हाँ। और मैं आपकी कॉस्ट सेविंग करके दूंगा। क्योंकि कई लोग अगर बना भी लेंगे 6mm, मैंने यहाँ तक भी देखा है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं सही आपको, बात। कि लोग 6mm बनाते हैं पर अभी भी उन्हें जो आप लोगों को पता है कि कॉस्ट सेविंग कैसी होगी वो उन्हें नहीं पता है, इसलिए वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर कर रहा है, वो मार्केट में नहीं है। आप आई थिंक दोनों काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो और आप मार्केट को भी कैप्चर किए हो, जस्ट बिकॉज आई थिंक आप लोगों ने वो दोनों साइड समझ लिया है। सर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोग हर सेगमेंट में काम करेंगे। हम लोग पहले तो कस्टमर को रिक्वायरमेंट क्या है वो हम लोग समझेंगे, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बर्नर प्रोवाइड करेंगे, और बर्नर देने के बाद हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उसको आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये अच्छी बात की आपने। आफ्टर सेल सर्विस में कोई, सब लोगों को क्या होता है, पैसा मिल गया तो सब लोग भाग जाते हैं, सिर्फ मतलब जो बर्नर बेच दिया, पैसे ले लिए, चले गए। हमारा ऐसा नहीं है। जैसे ये इंडस्ट्री में आप देख रहे होंगे कि जो अभी पैलेट्स का बूम चल रहा है, तो कई मशीन्स वाले जो सिर्फ मशीन्स बेच रहे हैं, और 6 महीने बाद आप वो मशीन्स के बारे में पूछिए तो आफ्टर सेल सर्विस ही नहीं है। ये मैंने काफी लोगों से सुना है। हाँ, और आप हमारे जो बर्नर्स है, कोई भी कस्टमर के पास पूछ लीजिए, हम लोग पिछले 7-8 साल से उनको आज तक सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये सब रीजन की वजह से आपका एक पर्टिकुलरली वर्किंग का एरिया मतलब एक कंसेप्ट हो जाएगा कि आप इतने एरिया में काम कर सकते हो, आप विदर्भ से या फिर मतलब जैसे आप अगर ये आप सेंट्रल इंडिया में हो तो सेंट्रल इंडिया में जैसे आप विदर्भ एरिया है, या फिर आपके पास में छत्तीसगढ़ एरिया है, आप गुजरात में काम नहीं कर सकते या एमपी में काम नहीं कर सकते, या फिर आप तेलंगाना सर में। ये तो हमारे चॉइसेस है सर। अब आप हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता। अब अगर हमको अच्छी सर्विस देनी है, 24 आवर सर्विस देनी है, और उनको अपने पास रखना है हमेशा के लिए, तो एक रीजनल और डिस्टेंस बैरियर भी होता है। और इसमें एक चीज है, जैसे आप मशीन्स का काम कर रहे हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई बैरियर नहीं है। हाँ, मशीन्स आप कहीं पे भी सप्लाई कर बेच सकते हैं, सर्विस आप कहीं भी दे सकते हैं। जैसे हमारा जो सर्विस का बंदा है वो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई सर्विस देता है, ऑल ओवर इंडिया में उसकी सर्विस देता है। और बात रही पैलेट्स की, तो हम लोग 400-500 किलोमीटर की रेंज में काम करते हैं। ओके, तो मैं आपकी बातों से जो समझ रहा हूँ कि आपने एक 500 किलोमीटर के रेडियस में एक अपना नाम बना लिया है और आप यहाँ अच्छे से काम कर रहे हो। मतलब मैं अगर बात करता हूँ ऑल ओवर इंडिया की, तो मतलब यहाँ और गैप्स है और काम हो सकता है अच्छा, राइट? बहुत सारे लोग हैं सर हमारे जैसे, मतलब मैं जिनको जान रहा हूँ अभी इंडस्ट्री में, हमारे जैसे 22 लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया सेम मॉडल पे काम करते हैं। और आई थिंक इंडिया इतना बड़ा है तो आई थिंक 22 से भी ज़्यादा लोग लग सकते, बहुत लोग लगेंगे। बट आई थिंक जो मुझे समझ में आता है, लोगों को पहले हम उनको आपके जैसा बेसिक सीखना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि हमको 6mm पैलेट यूज आ रहा है, या खुद एजुकेट होना पड़ेगा। हाँ, खुद एजुकेट होना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंज्यूमर को एजुकेट करना पड़ेगा। पर बात यही है, आजकल लोग खुद भी क्या बोलते हैं, जल्दी सीखना नहीं चाहते और नहीं सिखाना चाहते। क्या है कि कॉपी का हो गया है, जैसा आपने बोला कि कॉपी कैट। हाँ, एक आप बना रहे हो मटेरियल, सामने वाला वही मशीन ला के बनाएगा 500 रुपये टन कम करके, वो फील्ड में इजीली मार्केट क्योंकि अवेलेबल है। तो लेकिन इसमें ये है कि आप कुछ टाइम तक सरवाइव कर पाएंगे अगर आप खुद एक्सप्लोर नहीं हो रहे। नया मार्केट अगर आप नहीं बना पा रहे, बाहर कर देगा। नए कस्टमर्स अगर आप नहीं बना पा रहे हो, मैन्युफैक्चरर्स का क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको कम रेट में माल सप्लाई करो, कोई नए कस्टमर बनाने के पीछे फोकस नहीं करता है, कोई नए लोगों को, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है एक एक कस्टमर को समझाने में, उसको कन्वर्ट करने में 6 महीना 8 महीना नॉमिनल जाता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगती है, उसको एजुकेट करना, उसकी चीज़ों को समझना और उसके बाद बर्नर इंस्टॉल करना। ये मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है।
अब हमने तो बात की कि ये आपके इधर के साइड के चैलेंजेस में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को लेके, अब बात करते हैं कि जैसे जो आपका कंज्यूमर साइड है, आपने जिनको छोटे बर्नर दिया या बड़े बर्नर दिए, उनको क्या चैलेंजेस आते हैं आपके पैलेट्स में यूज़ करने में? सर एक्चुअल में अभी जो सिटी प्रीमाइसेस है, हम्म इंडस्ट्री में तो जगह एक लिमिटेड है, लेकिन बहुत कंज्यूमर ये है जो सिटी के अंदर काम कर रहा है। हम्म अब सिटी के अंदर काम करने की वजह से उनका ये है कि पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम आता है उन्हें, राइट। फिर स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है कि इसमें स्मोक नहीं होना चाहिए। इसमें पैलेट का कंस्ट्रेंट इसीलिए लोग हमसे पैलेट इसीलिए खरीदते हैं कि हम लोग उनको गारंटी देते हैं कि जो पैलेट सिटी में जो जा रहा है वहाँ पर स्मोक नहीं होगा, उसका ऐश कंटेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, मतलब 2% ऐश जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो यही सब चीज़ों के वजह से हमारे कस्टमर भी हमसे टूटते नहीं है, हमसे जुड़े रहते हैं हमेशा। उनको ये सर्विस हमको देनी होती है। तो जो ये बड़े बर्नर्स है, इसमें कहीं चोकअप के इश्यूज आते हैं या उनको उसको रन करते टाइम पे ऐसे कुछ चैलेंजेस आते हैं कि मतलब क्या चैलेंजेस आते हैं कि जो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? इसमें सर वही है, ऐश का सबसे बड़ा रोल है। पेलेट में ऐश जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा बर्नर में प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐश जितना कम होते जाएगा उतना बर्नर एफिशिएंटली चलता है और एक्यूरेटली चलता है। तो उसमें मतलब मेन रोल होता है जो फ्यूल उसमें जल रहा है, वो फ्यूल का क्वालिटी क्या है, बस उसके ऊपर बर्नर चलेगा। जैसे हमारा बाइक में अगर स्पीड पेट्रोल डालोगे तो आपकी बाइक बहुत स्पीड से चलेगी, मतलब अच्छा एवरेज देती है, अच्छा पिकअप देती है। और आप उसमें अगर सस्ता वाला इथेनॉल मिक्स पेट्रोल डालोगे या सस्ता पेट्रोल डालोगे या पेट्रोल के साथ और चीज़ें मिक्स करोगे तो आपकी बाइक उतना अच्छे से नहीं चलेगी या मेंटेनेंस ज़्यादा देगी। तो उसी तरीके से सेम बर्नर आपको चैलेंजेस आते हैं। अब क्या है, इसमें कस्टमर एंड से भी होता है कि सस्ता पैलेट मिल रहा है कहीं, चलो यूज करके देख लो, कि कंपटीशन बढ़ रहा है, कोई उसके पास में सस्ता पैलेट लेकर आ रहा है, भैया ये चला के देखो, तो वो भी ट्राई करता है। फिर 1-2 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन के बाद में उसको समझ में आता है कि मशीन में मेंटेनेंस आ गया या फिर बीच में कभी बंद हो गया। ये ऐसे आपके साथ में हुए कुछ? हाँ, हमारा हमेशा होता है कि प्रैक्टिस है क्योंकि कस्टमर को पता है कि ये सस्ता मिल रहा है मार्केट में मटेरियल, पर उसको सेम है, लेकिन चलने में उसे वो नहीं पता। जब वो चलाता है, हम लोग ये करते हैं कि कस्टमर एंड पे छोड़ देते हैं एक टाइम के बाद। कस्टमर को भी समझ नहीं देते। हमारा मेन फोकस है कि कस्टमर उसमें भी एजुकेट हो जाए। हमारे लिए हम क्या उनको इतना बताने के बाद भी अगर वो नहीं समझ पा रहे, एक मन में इच्छा है कि मैं चला के देखता हूँ क्या प्रॉब्लम होता है या सेविंग हो जाए मुझे। वो चलाता है हफ्ता 10-15 दिन, उसके बाद में मेंटेनेंस आना चालू हो जाता है मशीन्स में, फिर वो आपसे वापस कांटेक्ट करता है। क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है कस्टमर एंड पे भी हेवी कॉस्ट लगता है। जैसे आप चने की बात करेंगे, अभी हम लोगों ने एक्सपीरियंस हमारा है कि चने रोस्टिंग में हम लोगों ने लगाए थे, उनको फुटाना बनता है 220 डिग्री एक रोस्टर में लगता है और दूसरे रोस्टर में 260 डिग्री लगता है। एक में सिकाई होती है, एक में फुड़ाई होती है। तो जैसे उन्होंने आधे घंटे का गैप मार दिया या बर्नर बंद हो गया तो उसका 50,000 लाख रुपए का चना खराब हो जाता है। Is it? हाँ, इसमें सर बहुत बड़ा रोल है फ्यूल का। उनका एफिशिएंसी, जो बर्नर के एफिशिएंसी के हिसाब से उनका रोस्टर का एफिशिएंसी आता है। बर्नर अगर प्रॉपर हीट दे रहा है 270 डिग्री 270 डिग्री पे, अगर उसका कंटिन्यूसली बर्नर चल रहा है, उसका रोस्टर चल रहा है, तो उसका एफिशिएंसी, उसको चना 100% चना मिलेगा, चने से फुटाना मिलेगा, सॉरी। ओके। और अगर उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो उसके गलन जो है उसमें 70 रुपए का जो उसका चना है वो 30 रुपए का गलन भी बन सकता है जो कि आटे में जाता है, और 110 रुपए का उसका फुटाना भी बन सकता है। तो वो बहुत बड़ा रोल है, मतलब टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, और टेम्परेचर के लिए आपको आपकी क्वालिटी का पैलेट होना बहुत जरूरी है। फाइनेस्ट ऑफ द पैलेट जितना फाइन रहेगा उतना आपका प्रोडक्शन परफेक्ट निकलेगा। खासकर ये चना इंडस्ट्रीज में कि इसमें फ्लक्चुएशन 5 डिग्री का ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है तो जो आपकी फूलन है फुटाने की वो कम ज्यादा हो जाएगी, कलर चेंजेस हो जाएंगी, और जो गलन है जिससे वो सत्तू बनता है वो बढ़ जाएगा। अगर वो गलन बढ़ गया तो आपकी कॉस्टिंग ही नहीं आएगी। वो गलन 30 रुपए बिकता है, फुटाना 110, तो आप
फैक्ट्री लगा रहे हो 110 रुपए वाला माल बनाने के लिए, ना कि 30 रुपए वाला माल बनाने के लिए। और फिर अगर ऐसे चले, मतलब ऐसे समय अगर उसका माल खराब हो गया तो ऑब्वियसली वो ब्लेम तो आपको ही करेगा कि तूने गलत मटेरियल दिया हाँ। करके। तब हम उन्हें समझाते हैं कि आपने ये पैलेट है वो हाई ऐश वाला यूज किया, उस वजह से ये प्रॉब्लम आया। अगर आप इसको फाइन पैलेट यूज करते मतलब बचाने गए थे 5 रुपए और नुकसान हो गया 1 लाख रुपए 50,000 का, 50,000 से लाख रुपए का वो 1 घंटे में माल बनाते हैं। हाँ, ये किलो में बात करें तो 5 रुपए किलो बचाने गए हाँ, और यहाँ पे 40-50 रुपए किलो का नुकसान करके आ नुकसान गए। कर दिया। सो ये बहुत बड़ा फाइन एकदम है ये, क्योंकि टेम्परेचर से आप ज्यादा नहीं खेल सकते। हमारा बर्नर का और पेलेट का स्पेसिफिकेशन इसीलिए होता है कि जितना टेम्परेचर कंसिस्टेंट रहेगा, जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जितना कंसिस्टेंट रहेगा, प्रोडक्शन 100% मिलता है। प्रोडक्शन की क्वालिटी में फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। मटेरियल उनका जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट में फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए, तभी वो उनका सबसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, उनके लिए भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा। उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो वो बना रहे वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट वो लोग बनाए। इसमें अभी जैसे हमारा एक एक्सपीरियंस है कि बीओबीपी टेप, जो टेप इंडस्ट्री है, लैमिनेशन टेप इंडस्ट्री, जो बोरे प्रिंट होते हैं, हाँ, वो इंडस्ट्री में 90 से 110 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। ओके, ठीक है, हम लोगों ने बर्नर लगाया, सक्सेसफुली रन हो गया, चल रहा था। सामने वाले का प्रोडक्शन 30% से बढ़ा दिया हम लोगों ने। हाँ, 30% से प्रोडक्शन बढ़ गया था। रीजन कैसा क्या हुआ उसके अंदर, मतलब ऐसा क्या किया आप लोगों ने? जो मशीन की कैपेसिटी है डीजल के अगेंस्ट में, वो एक नॉर्मल एक माइंडसेट है कि जैसे कंपनी बोल रही है 100 to 60-70 पे चलता है, लेकिन ये इंडस्ट्री में ये बर्नर लगाने के बाद वो 100 टच हो गया था। ओके, हाँ, मतलब इसका बोलना ये है कि जैसे उसके मशीन की कैपेसिटी तो थी, बट वो डीजल से, जैसे होता है कि डीजल में ज्यादा डीजल छोड़े तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, पर पेलेट बर्नर में ऐसा नहीं होता है। पेलेट बर्नर में आप पेलेट का फीडिंग बढ़ा के आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और आप उसको प्रॉपर सेट कर सकते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कि आप 100% पे उसको चला सकते हो, पर आप चला रहे हो शायद 50 या 60% से। और डीजल्स में क्या होता है कि थोड़ा सा भी आपने फ्यूल बढ़ा दिया तो कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। तो वो ये पेलेट में आपको, क्योंकि कॉस्ट सेविंग भी हो रहा है और पेलेट आपका थोड़ा 5-10% ज़्यादा भी लग गया, 20% ज़्यादा भी लग गया, पर आपका फैक्ट्री अगर 60% पे चल रहा है और 60% से आप 100% पे ले जा रहे हो फैक्ट्री के एफिशिएंसी को या प्रोडक्शन को, तो आपको ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, कॉस्ट सेविंग भी होगी। तो ऐसे मतलब हम लोगों ने काफ़ी जगह देखा है कि जहाँ उनका सिस्टम भी इनएफिशिएंटली इंस्टॉल्ड होता है। कई बार एग्जिस्टिंग सिस्टम भी उनका जो चल रहा है वो इनएफिशिएंटली चल रहा है, तो हम लोग उनके यहाँ जाके उनका भी हम लोग समझ के उनको भी बेनिफिट देते हैं कि सिर्फ पेलेट बर्नर नहीं लगाना है, उनका सिस्टम भी समझ के उनको, उनका सिस्टम कितने एफिशिएंसी पे चल रहा है वो भी हम लोग उनको गाइड करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 40 to 50 इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने ये कन्वर्ट किया है। ओके, ये आपकी खुद की मेहनत है? हाँ, मेहनत है, उसका डेटा हमारे पास है। अरे वाह। हमारा काम ये नहीं है कि बर्नर लगा के वापस आ जाए। हम जाते हैं उनकी फैक्ट्री किस बेसिस पे रन हो रही है, क्या कॉस्टिंग आ रही है, सामने वाले को क्या चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या कॉस्टिंग आ रही है, उस हिसाब से हम लोग इसमें बर्नरों में चेंजेस करते हैं। ओके, वहाँ लोकेशन बर्नर में फ्रंट में आपको डोर चाहिए, बैक में डोर चाहिए, ओपन डोर का चाहिए, तो ये आप ऐसे बर्नर से मतलब आप अपना मैन्युफैक्चर कस्टमाइज कर सकते हैं हर एक कस्टमर के हिसाब से, हर एक लोकेशन के हिसाब से। किसी के दीवार आ रही है, किसी के कॉम्पैक्ट फैक्ट्रीज होती है, तो वो कस्टमर के यहाँ उनका समझ के हम लोग बर्नर डिजाइन करना होता है। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हम लोग कर सकते हैं जो कि पॉसिबल है। बर्नर में आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है या फिर आप मतलब कहीं से किसी हमारे वेंडर्स हैं, और क्या आपके वेंडर से आप वहां से आप कस्टमाइज करवाते हैं? बनवाते हैं, और उनको हम लोग को पहले यहाँ से डेटा भेजना होता है वहाँ पर। अभी हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन कंटिन्यू उनसे चलता होता है। उनका स्पेसिफिक रोल है, वो लोग बर्नर बनाने में स्पेशलाइज्ड है। हमारा काम है कि वो लोग यहाँ आके हर कस्टमर को समझ नहीं सकते, हर कस्टमर के यहाँ समय देना होता है, तो हर कस्टमर के इक्विपमेंट को समझना, उनके हीटिंग सिस्टम को समझना, ये सब चीज़ों के लिए हमारी एक्सपर्टीज़ है। हम लोग यहाँ से उनको डेटा भेजते हैं
और हमारे डेटा के हिसाब से फिर वो बर्नर में मॉडिफिकेशन करके वहाँ से यहाँ बर्नर भेजते हैं। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल आपको कभी एक रिक्वायरमेंट आती है कोलकाता से कि मुझे कोई बर्नर चाहिए, तो क्या आप वहाँ पे भी करते हो या सिर्फ हाँ। सेंट्रल इंडिया में काम कर रहे हैं आप? हम लोग ऑल ओवर इंडिया इंडिया- सर्विस देते हैं। जैसे Okay. आपका कोलकाता हमारा रिक्वायरमेंट आता है तो हम लोग यहाँ से अपना सर्विस इंजीनियर भेजते हैं। ओके। तो वो वहाँ का लोकेशन का पहले पूरा मैप कर लेता है, हम्म, कस्टमर एंड में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उनका कॉस्टिंग आ रहा है वो निकालते हैं। हम्म, हम्म, फिर हम लोग बर्नर इंस्टॉल करवाते हैं वहाँ पे, और ओके। हम लोगों ने क्या सेविंग दी और क्या आउटपुट आ रहा है वो कस्टमर को डिटेलिंग निकाल के दे रहे हैं आप देते उनको। हैं और सेविंग बता दे कि इतना सेविंग आपको आ रहा है। और आप उनको भी जैसे एजुकेट करते होगे कि लाइक इसको बर्नर को चलाना कैसे है, उसका या अगर proper challenges 2 आ से रहे तो- 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन होता है। हमारा हम्म, बंदा रुकता है वहाँ, वहाँ जो भी लेबर है, सुपरवाइजर है, उनको समझाता है कि ये टेम्परेचर कैसे लेना या इनिशियल इग्निशन कैसे करना, ऐश क्लीनिंग कैसे करना। ये 3-4 पॉइंट है जो, और प्रॉपरली 3-6 महीने में सर्विस हम लोग देते हैं। अब इसमें मुझे बताइए कि लाइक कोलकाता में आपने मतलब बर्नर इंस्टॉल कर दिया, बट अब उसको तो फ्यूल लगेगा। इस केस में कैसा, अब आप यहाँ बैठे हो, इसमें क्या होता है ना सर, वही है कि हम लोग अगर कस्टमर का साइज क्या है वो भी मैटर करता है। जैसे कस्टमर एक साथ कितना मटेरियल ले सकता है। अभी यहाँ से वायबिलिटी 10 टन्स 20 टन्स की मिनिमम वायबिलिटी बैठती है। 10 टन्स की वायबिलिटी नहीं बैठेगी। ट्रांसपोर्टेशन तो वो उस केस में हम कस्टमर अगर उस वॉल्यूम का नहीं है तो हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं बैठता। हम बट लोग अगर उसको लोकल में मिल रहा हो, जैसे कोलकाता से फॉर एग्जांपल, कोलकाता में तो नहीं मिल रहा है, बट कोलकाता के 200-300 के रेडियस में से अगर उसको कहीं बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बन रहा है, तो वो ग्रेड का मटेरियल हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इनसे टाई अप कर लीजिए। ओके, या आप भी सप्लाई कर हाँ। सकते हैं वहां से प्रोक्योर करके, या फिर अगर वो खुद नहीं करना सर, हम चाहते हैं? लोग वही है ना सर, इसमें हमको 10 साल लग गए इसमें हर एक बारीक बारीक चीज़ों को समझने के लिए। अब वही है कि कोलकाता, वही बात हो गई कि वहाँ के लोकल आदमी से वो लेगा। अब वो आदमी कितना समझ पा रहा है उस मटेरियल को और वो सर्विस देना चाह रहा है नहीं देना चाह रहा है, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा वहाँ के लोकल सप्लायर के ऊपर। इसमें तो पैलेट की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी अगर आप समझो इस लेवल पे जा रहे हैं। समझो अगर आप सेंट्रल इंडिया से दे रहे हैं या फिर आप गांधीधाम से खरीद के अगर कोलकाता भेज रहे हैं, तो ऐसे इसमें तो फिर सर पैलेट की इसमें कॉस्ट कॉस्टिंग का उतना रोल नहीं है जितना उसका प्रोडक्शन लॉस या उसके बर्नर में जो लॉस होगा। यहाँ मैं भले ही उसको आज 1 रुपया 2 रुपया प्रीमियम चार्ज करूंगा, वो मेरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का मैं चार्ज कर रहा हूँ। ओके, ये उसके लिए उतना मायने नहीं रखता है। अगर उसका बर्नर खराब हो जाता है, अगर उसका प्रोडक्शन 3-4 दिन के लिए बंद हो जाता है, तो जो 1 और 2 रुपया जो वो मेरे को प्रीमियम दे रहा है वो उसका कवर हो जाएगा। वो उसका कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर उसका 3 दिन 4 दिन के लिए बर्नर बंद हो जाता है या उसका बर्नर ही खराब हो जाता है या उसकी, ऐसे कई कस्टमर है हमारे पास में आज भी जो हमसे 30 टन 40 टन के ट्रक्स लेते हैं। ओके, हाँ, मंथली उनका ऑर्डर आता है, हम लोग ट्रक्स भेज देते हैं। अब वो कस्टमर के ऊपर, कस्टमर चॉइस है कि क्या वो सही में उतना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है नहीं है। तो वो हमारे पास कुछ कस्टमर्स है जो कर रहे हैं और हर आदमी अपने हिसाब से करता है बिजनेस। हम लोग तो क्या है, अल्टीमेटली बिजनेसमैन से डील कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी टू डील विद देम। बट अब कुछ लोग हैं जिनको हमारी सर्विस समझ में आती है, वो लोग करते हैं। ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि एमएसएमई की। एमएसएमई में जो आप लोगों ने बर्नर दिए, जो एक बड़ा साइज का बर्नर है, इनको पर डे कितना लगता है पैलेट? ये मिनिमम सर 250 केजी के ऊपर से हम लोग प्रीफर करते हैं कि वो एमएसएमई इंडस्ट्री में जाए। हाँ, 1 लाख किलो कैलोरी में पर आवर 25 किलो पैलेट लगता है और 10 घंटे चलाता है तो उसको 250 किलो पैलेट पर डे लगता है। तो 1 लाख किलो कैलोरी से लेकर तो 10 लाख किलो कैलोरी के बर्नर जो है, ओके, मतलब 1 लाख किलो कैलोरी से लेके 10 लाख किलो तक के, मतलब आप लोगों ने 10 लाख तक के भी दिए हो। हाँ, 10 लाख किलो कैलोरी के तो भी अब बर्नर। 10 लाख करें तो 250 इंटू आपको 10 करना पड़ेगा, हाँ, राइट? तो वो उसको 2.5 टन पर डे 2.5 टन पर आवर, 10 लाख किलो कैलोरी में Sorry, 2.5 टन पर per आवर hour, लगेगा। पर आवर। और उस हिसाब से फिर जैसे मतलब अगर वो 10 घंटे का रन कर रहा है तो 25 टन। 25 टन, और उस हिसाब से इंटू 30, हाँ अगर उसकी 30 डेज की अगर है वर्किंग, हाँ तो आपको 30, तो ऐसे मतलब ऐसा भी एक मार्केट है, क्योंकि लोग अभी भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, और मुझे लगता है कि वो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हाँ ये सब उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि है गैप। एल्यूमिनियम मेल्टिंग इंडस्ट्री, वो भी एक बड़ी इंडस्ट्री है।
हम्म। वहाँ जो वर्किंग है उन वो 24 आवर्स रनिंग रहता है मशीन्स, और ह्यूज वॉल्यूम में मटेरियल लगता है वो इंडस्ट्री। एक चीज़ बताइए, क्या आपको लगता है कि इंडिया में ये जो एमएसएमई की अपन बात कर रहे हैं, ये इन लोगों ने ऑलमोस्ट सब लोगों ने बर्नर ले लिया, या अभी भी गैप बड़ी है, या अभी भी लोगों ने लगाया नहीं है, या सब लोग बहुत अभी भी gap है। एजुकेटेड? बहुत बड़ा सेगमेंट है जहां अभी बर्नर इंस्टॉल नहीं हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाई हाई स्टेक्स हाई स्टेक प्रोडक्ट है। किसी भी फैक्ट्री का हार्ट है फ्यूल और बर्नर हीटिंग सिस्टम, मतलब उसका पूरा फैक्ट्री हीटिंग सिस्टम पे चलता है। कोई भी चीज़ का एक प्रोसेस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको हीट करना पड़ता है। राइट। तो ये कस्टमर के लिए हाई स्टेक और हाई इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से स्लो प्रोसेस है। जिनको समझ में आ रहा है वो लोग अभी कन्वर्ट कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अपना ट्रेडिशनली डीजल गैस या लकड़ी पे ही चलते जा रहे हैं। मतलब इंडिया में अभी भी बहुत बड़ी बहुत गैप है। बहुत ह्यूज स्कोप है। मेनली सर इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी जो है वो गुजरात से दिल्ली से होते हुए ऐसा पूरे इंडिया में ट्रांसफर हो रहे नॉर्थ से साउथ। यूजुअली गुजरात में सबसे पहले कुछ ना कुछ होता है, तो इन्वेंशन अभी इनोवेशन। भी जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी यहाँ डेवलप हो चुकी है चीजें, दिल्ली, लेकिन उड़ीसा, बंगाल, फिर Okay. आपका नॉर्थ ईस्ट साइड या Okay. एकदम बॉटम इधर साउथ में कम है, बहुत कम है। कम है। अक्षय भाई, मुझे ये बताइए कि जो आप एमएसएमई में बर्नर देते हो, वो क्या कैलकुलेशन के हिसाब से देते हो, और जब उनको देते हैं तो फिर उनमें कितना पैलेट कंज्यूम होता है, उसका भी कुछ एक कैलकुलेशन होता है? इसमें सर क्या है कि उनका हम लोग पहले कंजम्पशन डिफाइन करते हैं कि उनको फ्यूल कितना लग रहा है, गैस या डीजल, वो जो भी फ्यूल जला रहे हैं उसका हम लोग पर आवर कंजम्पशन निकालते हैं, और पर आवर कंजम्पशन के हिसाब से उनको हम लोग बर्नर सजेस्ट करते हैं। जैसे उनका अगर फ्यूल कंजम्पशन पर आवर अगर डीजल में 25 लीटर आ रहा है पर आवर, 25 लीटर मतलब 25 लीटर इंटू 10,000, मतलब उसको 2.5 लाख किलो कैलोरी का बर्नर लग रहा है। ओह। तो 2.5 लाख किलो कैलोरी का बर्नर हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं। अब इसमें कैलकुलेशन ऐसा होता है कि 1 लाख किलो कैलोरी से लेकर तो 10 लाख किलो कैलोरी तक के बर्नर आते हैं। 1 लाख किलो कैलोरी का बर्नर पर आवर 25 किलो पैलेट खाता है, 10 घंटे में 250 किलो पैलेट खाता है। और ऐसे ही मतलब उसका कैलकुलेशन 2 लाख किलो कैलोरी वाला पर आवर 50 किलो पैलेट खाएगा, 3 लाख किलो कैलोरी वाला पर आवर 75 केजी पैलेट खाएगा। इस हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है, और फिर इसी हिसाब से उसका मंथली कैलकुलेशन निकलता हुआ, हाँ। तो मंथली क्या मतलब तो ये सब हम लोग डेटा उनका जितना भी डीजल कंजम्पशन है ये हम लोग पहले लेते हैं, और उसी हिसाब से उनको फिर पैलेट का कंजम्पशन का कमिटमेंट करते हैं, और कमिटमेंट के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। इसमें ये बताइए कि लाइक किस किस टाइप के बर्नर्स होते हैं? इसमें सर अभी पहले आते थे नोजल बर्नर, जिसमें फायर चेम्बर जो होता था एक एसएस का नोजल हुआ करता था, और एसएस के नोजल में पैलेट जलते थे। ये 2016-2017 तक नोजल बर्नर चले। 2017-18 के बाद ऐश फ्री बर्नर आने चालू हो गए। ऐश फ्री बर्नर मतलब उसका नाम ऐश फ्री है, बट वो मतलब उसमें ऐसा होता है कि उसका फायर चेम्बर होता है अलग से, और फायर चेम्बर में पैलेट बर्न होता है, और फायर चेम्बर से पैलेट बर्न होके उसकी हीट आगे ट्रांसफर होती है, इसलिए उसको ऐश फ्री अब बोला जाता है, क्योंकि अब ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है अमॉन्ग बर्नर मैन्युफैक्चरर्स। उसे नेग्लिजिबल है, हाँ, तो ऐश फ्री बर्नर बोला जाता है उसे। इसमें आपको इन सब कंज्यूमर को देने में आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस आए, या कहीं कुछ ऐसा आपका इंसिडेंस हुआ है कि जहाँ आपने दिया और कुछ कंज्यूमर ने? इसमें सर हमारा कई बार होता है कि बर्नर लोग हमसे समझते हैं, पूरा हमसे डेटा ले लेते हैं, और बर्नर डेटा लेने के बाद फिर क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन से डील कर रहे हैं तो वो सब अपना खुद का भी दिमाग लगाते हैं, पैसे बचाने के लिए किसी और से लेने की कोशिश करते हैं। अभी एक रिसेंटली केस है हमारे पास, यानी दिवाली के पहले ही एक नमकीन इंडस्ट्री है, उन्होंने कोटेशंस और ये सब मैपिंग हमसे करवा ली, और ऑर्डर और किसी को दे दिया बर्नर का। बर्नर सामने वाले ने बर्नर लगा दिया मुझे, सही है, और अंडर कैपेसिटी बर्नर लगा दिया। ओह। अब वो 1 महीने के बाद हमको बोल रहे हैं कि आप रिप्लेस कर दो ये बर्नर, और आप अपनी टीम के साथ में नया बर्नर आपका इंस्टॉल कीजिए। पर अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब इसमें उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा। अब हम लोग भी अगर वो एक बार हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम लोग क्यों जाएंगे बार बार उसके पास। तो ये मतलब अब हम लोग कहीं ना कहीं डाइल्यूट होके कर लेते हैं,
पर अब हम हमेशा नहीं इस कर चीज को सकते। फॉलो नहीं करते। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने कर दिया है, अब उसे हम ये बताएंगे कि आपने जो बर्नर लगाया है वो अंडर कैपेसिटी का लगाया है, तो उसके लिए भी ये होगा कि फिर से उसे रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा उतना टाइम उतना मनी, तो वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको ज़्यादा चैलेंजेस छोटे बर्नर वालों में आते हैं या बड़े कंज्यूमर में आते हैं? आपके चैलेंजेस दोनों में से कहाँ इसमें आते हैं? सर क्या है कि बड़े कस्टमरों का है कि बड़ी सेविंग उन्हें मिलेगी, ओके, तो बड़ा जो चेंजेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो खुद चेंजेस करने को देखते हैं। तो यानी कि फ्यूल नई जगह से खरीदते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि बर्नर तो हमसे ले लेंगे, फिर वो पैलेट खरीदने के लिए मतलब बाकी जगह वो लोग ढूंढते हैं कंटिन्यूअसली, और इसमें उनको कई बार ये नहीं समझ में आता है कि अगर वो गलत फ्यूल खरीद लेते हैं या इंफीरियर फ्यूल खरीद लेते हैं तो उनका जो महंगा बर्नर है वो पूरा महंगा बर्नर खराब हो जाएगा और उसको पूरा फिर से नया बर्नर लगाना पड़ेगा। और यूजुअली छोटे कस्टमर्स में क्या होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। सेंसिटिव नहीं है उतनी इंडस्ट्री, और वो आई थिंक इतने एक्सपेरिमेंट करना नहीं हाँ, इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते एज कम्पेयर टू MSME मीडियम स्केल ऐसा इंडस्ट्री। कुछ आपके साथ में एक्सपीरियंस हुआ है MSME के अंदर? MSME में तो सर यूजुअली हमारे साथ होते ही रहता है, हर 6 महीने में जो हमारे कस्टमर है वो हमारा टेस्ट लेते रहते हैं वो बाकियों से पैलेट खरीदते हैं, Okay. हमारे पैलेट से कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा रेगुलर प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है कि वो साल में 1-2 महीना वो खुद ट्राई करके देखता है कस्टमर, और उसके बाद में जब बर्नर मेंटेनेंस आता है या फिर उसे प्रॉब्लम आता है या सर्विस ओरिएंटेड प्रॉब्लम आता है तब फिर से वो हमारे पास आ जाता है। ये सर हमारा मतलब साइकिल है वो, ये इंडस्ट्री की। हाँ, हमारा 3 साल में, कई लोग 3 साल में मतलब नया कुछ करने की कोशिश करते हैं कोई, और मेरे पास ऐसे भी कस्टमर है जो मुझसे 7 साल से जुड़े हैं, उन्होंने आज तक कुछ भी उसमें मेरी पूरी जो भी हम लोग उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं वो वही चीज़ें वो लोग फॉलो करते हैं। तो वो इस इंडस्ट्री में हर तरीके के लोग मिलेंगे, जैसे अपनी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती वैसे हर तरीके के लोग हमको मिलते हैं। मैंने आपके बारे में जितना सुना है कि आप लोगों ने जैसे बर्नर दिया, फिर वहाँ पे उन लोगों को फिर सर्विस भी दी, आपने पैलेट भी प्रोवाइड किया, तो ये पैलेट आप खुद बना रहे हो या फिर आपने कुछ कैसे के लोगों को रोजगार दिया कि ऐसे जो छोटे छोटे होते कि भी आप लगा दीजिए प्लांट में, आपको सपोर्ट करता हूँ? क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत अच्छा एक पॉजिटिव सुना है मार्केट में कि आप छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको आप सपोर्ट करते हो या उनको गाइड करते हो कि आप डालिए, हम आपसे परचेस कर लेंगे, एंड देन फिर आप उनसे खरीद के कंज्यूमर को देते हो। जैसे अभी नई जनरेशन आ रही है, कॉलेज पास आउट हो रहे हैं, किसी जॉब नहीं करना है, किसी को खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, तो इसमें कई हमारे पास टीनेजर्स आ रहे हैं कि भैया आपके साथ काम करना है, आपका वर्किंग कल्चर ठीक है और आप विन विन सिचुएशन में काम करते हैं, राइट। तो इसमें हम लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि हम लोग उन्हें मशीन प्रोवाइड करवाते हैं और उनसे बाय बैक पैलेट्स लेते हैं। ओके। उसके साथ साथ हम लोग उनको कंसल्ट करते हैं कि पैलेट्स कैसे होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, क्या बाइंडिंग रेशियो होना चाहिए, क्या डेंसिटी होना चाहिए, क्या GCB होना चाहिए, ये पूरे स्पेसिफिकेशन में हम लोग पैलेट की उसमें गाइड करते हैं उन्हें। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी उन्हें गाइड करते हैं? उनका इंस्टॉलेशन, मशीन इंस्टॉलेशन करवाना और उन्हें प्रॉपर हर एक चीज सूटेबल। इसमें सर वही है कि जैसे हम लोग पैलेट बर्नर बेचने के टाइम कस्टमर को एजुकेट करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पैलेट मैन्युफैक्चरर को डेवलप करने के लिए पैलेट मैन्युफैक्चरर को भी हम लोग एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं उस हिसाब से, क्योंकि हमको पैलेट का जो क्वालिटी है वो हमारे हिसाब से चाहिए। अभी तक के आपने कितने यंगस्टर्स को समझो सपोर्ट किया या कितने बिजनेसमैन को आप लोगों ने अभी तक के सब? 15 से 20 इंडस्ट्रीज ऐसी है जो हम लोगों ने सेटअप कर प्योरली आपके बेस पे चल रही है? प्योरली हम लोग उनसे पूरा माल खरीद रहे हैं उनसे उनको, मतलब ये स्मॉल स्केल, एकदम स्मॉल स्केल, जो लोग 5,000 6,000 स्क्वायर फीट के शेड है इनिशियल लेवल पे जिसको स्टार्टअप करना है, महीने का 50 से 100 टन जो बना रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री है। ओके, तो ये आप फ्लैट डाई में बना रहे हैं, रिंग डाई में बना रहे हैं? फ्लैट डाई, मैक्सिमम फ्लैट डाई, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट कम है मशीन की। हाँ, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए में आपका फैक्ट्री चालू हो जा रहा है, आपको इनकम चालू हो जा रही है, फिक्स इनकम चालू हो जा रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बट अगर कोई आपके साथ में जुड़ना चाहता है कि बोलता है कि मुझे बड़ी लगानी है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे? फ्लैट डाई, रिंग डाई या वर्टिकल रिंग डाई? नहीं, हम लोग रिंग डाई रिकमेंड करेंगे। यानी कि जो अभी जो नया वर्टिकल रिंग डाई, जो वर्टिकल रिंग डाई, इसमें क्या है सर, जिसके पास बजट है, जहां बजट कंस्ट्रेंट्स आता है, किसी को कम बजट में चालू करना है 10-15 लाख रुपए में, तो वहां हम लोग फ्लैट डाई बोलते हैं। पर अगर किसी के पास बजट कंस्ट्रेंट नहीं है,
तो सबसे बेस्ट तो रिंग डाई है, और रिंग डाई के साथ पूरा सेटअप। सिर्फ रिंग डाई पेलेट मिल लगाने से 6mm नहीं बना सकता। 6mm का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि थ्रू आउट द ईयर आपको 6mm बनाना है, तो आपको रिंग डाई, हैमर मिल, ड्रायर, ये सब चीपर सब चीजें लगेंगी, तभी वो 6mm बना सकता है। तो 10-15 लाख में हो जाएगा इसका? नहीं सर, ये 10-15 लाख में नहीं, इसका बजट कम से कम 1.5 से 2 करोड़ जाएगा। बड़े स्केल की बात बड़े स्केल की बात कर रहा हूँ। और फ्लैट डाई जिसका बजट कंस्टेंट है, वो फ्लैट डाई में पे बनाएगा, उसको ड्राई मटेरियल लेना है। हाँ, लिमिट लग रहा है तो 40 to 50 टन वो मटेरियल परचेस कर लेगा, महीने भर का उसका 50 टन का प्रोडक्शन आ जाएगा। और 50 टन महीने का 5000 स्क्वायर फीट में आसानी से वो ड्राई भी कर सकता है। और उसका पर डे प्रोडक्शन करीब 1.5 से 2 टन होता है, तो 2 टन ड्राई सॉडस्ट उसको आसानी से मिल जाता है। आप जब मार्केट में पैलेट सप्लाई करते हैं तो कोई आपको ऐसे कोई चैलेंजेस आते हैं कि मतलब लाइक कोई कंपटीशन में कि आपको क्या चैलेंजेस आते हैं पैलेट मार्केट में, 6mm पैलेट में? हम लोग सब करीब 15 साल से काम कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने इतना फाइन डिटेलिंग की हुई है मटेरियल में, इतने एक्सपेरिमेंट, इतने टेस्टिंग हो चुकी है कि हमारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। अब जो नई इंडस्ट्री है, उनके ओनर्स हमारे पास आते हैं कि आपके साथ कोलैबोरेट करना है, आपके साथ जॉइंट वेंचर करना है। हम लोग एंटरटेन करते हैं इनिशियली तो, कि नॉलेज भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री भी बूम होगी। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद में ये देखा गया है हमारे तरफ से कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। यूजुअली क्या होता है कि वो लोग हमसे इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और फिर डायरेक्ट पैलेट सप्लाई करना चालू कर देते हैं। इनका क्या होता है कि वो लोग एक मतलब उन लोगों को सिर्फ हमसे डेटा चाहिए होता है कि कौन से कस्टमर को माल जा रहा है। फिर मैन्युफैक्चरर की ये इच्छा होती है कि भैया आप जितना हमको तेरे से नॉलेज लेना था उतना हम लोगों ने ले लिए, अब हमको डायरेक्ट सप्लाई करना है। बट ऐसा नहीं होता है कि आपने 1 मीटिंग 2 मीटिंग या नॉलेज कुछ टाइम के लिए ही रहेगा। हम लोग भी ग्रो हो रहे हैं, हमारा नॉलेज भी ग्रो हो रहा है, और ये तो एक्सपीरियंस हमारा है जो कोई ले नहीं सकता, वो कोई छीन नहीं सकता। हाँ, वो एक्सपीरियंस हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो इसलिए भले ही वो हमको आज बाईपास कर रहा है तो हम उसके लिए उनसे झगड़ते नहीं है, हम उसका कुछ और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कुछ टाइम के बाद। खुद एक्सप्लोर हो रहा है, हमारा खुद का भी एक्सपेंशन चल रहा है, तो हमारे पास ऑप्शंस कंटिन्यू आते जाते हैं। अगर वो हमको बाईपास कर रहा है तो हम उसका फिर कुछ और सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ, ये जो चीज़ आपने बताई है, ये रॉ मटेरियल सेक्शन में मैंने बहुत सुना है। ये आपको कुछ रॉ मटेरियल जब आप इनिशियली हम लोग जब रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे तो फैक्ट्री वालों का ऐसा होता है कि सोयाबीन का भूसा की गाड़ी चाहिए भैया। इनिशियली जब नई नई फैक्ट्री होती तब फैक्ट्री ओनर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारे काम होते हैं, और उसे पता भी नहीं होता कि इसमें क्या चलेगा। आपको लग रहा है एग्रो वेस्ट, लेकिन एग्रो वेस्ट एक स्कोप है। उसमें राइसेस चाहिए, सोयाबीन चाहिए या तुअर चाहिए, ऐसे नंबर ऑफ 20 to 25 प्रोडक्ट्स है जहां आप उससे आप पैलेट्स या ब्रिकेट्स बनाते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इन्फॉर्मेशन किससे लेनी है? ट्रेडर से लेनी है। तो आप उनको यानी हम जैसे लोगों को बुलाते हो, बात करते हैं, सब कुछ चीजें समझ लेते हैं, डील कर लेते होंगे, डील कर लेते हैं। 6 महीना अच्छा चलता है क्योंकि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है वो ईयरली आते हैं, समझ लेते हो। तो समझ लेते हैं चेन कैसी जा रही है कि 3 महीने सोयाबीन मिलेगा, फिर उसके बाद 3 महीने कॉटन मिलेगा, तुअर मिलेगा, बगास मिलेगा, 4 छिलका मिलेगा। तो एक बार आपके पास में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए और ट्रक ओनर के नंबर आ गए, तो आप फिर डायरेक्ट हो जाते हो। इसमें बाईपास का एकदम इजी गेम है ये। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसमें ट्रेडर के लिए सरवाइव करना बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मैं डायरेक्ट हो जाऊं या डायरेक्टली कोई काम कर लूं और ट्रेडर को बाईपास कर लूं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आप 12 साल से टिके हुए हो ऐसे चैलेंजिंग इंडस्ट्री में, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो तो सर अब कंटिन्यूसली ग्रो होना और कंटिन्यूसली नए नए चीजें करना, एक्सप्लोर करना, उस पे ही हम लोग टिके रहते हैं। हम लोग हर साल एक नया प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ नया करना है इंडस्ट्री में, तो वही कर रहे हैं। उसके बिना तो सर सर्वाइवल ही नहीं है। इसमें कई मैन्युफैक्चरर्स है जो इनिशियली हमसे बात नहीं करते थे, पर अब हमारा कंटिन्यू फॉलोअप लेते हैं जस्ट हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो वो सर कंटिन्यू ग्रोइंग फेज है। हमारा भी अभी एज ग्रोइंग है, हमारा नॉलेज ग्रोइंग है, तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज इंडिया लेवल पे अगर किसी को 6mm का पैलेट मैन्युफैक्चरिंग करना है या किसी को कंज्यूमर को जुड़ना है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है कि मेरे यहाँ पे क्या साइज़ का बर्नर लगेगा
या कैसा पैलेट यूज़ होगा। तो अगर इंडिया लेवल पे इस रिलेटेड जुड़ना है, चाहे वो पैलेट 6mm को लेके हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसके इंस्टॉलेशन ऑफ बर्नर हाँ, हो, सो वो कैसे जुड़ सकता है आप लोगों के साथ में? या सर हम लोग डेफिनेटली करना चाहेंगे, बट इसमें ऐसा है कि सबको फ्री में चाहिए होता है, तो वो हम लोग तो क्या है कि एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली उसका कुछ प्राइस पे रहता करना है, होगा। प्राइस पे करना होगा, और उसी हिसाब से हम लोग तो सर्विस देने के लिए बैठे ही है, हम लोग सर्विस देंगे, हम लोग उनको इंस्टॉलेशन कैसे करना है, पैलेट मशीन कौन सी लगानी है, ये सब इंफॉर्मेशन देंगे, प्लस कोई बर्नर इंस्टॉलेशन के लिए या बर्नर रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो उसके वो लिए हम लोग रेडी है। या फिर कोई अगर आपके पास में ऐसी इंडस्ट्री कनेक्ट करती है, जैसे आपने मुझे बहुत सारी इंडस्ट्री के नाम जोड़ दिए, मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत होगी कि industries जो आई थिंक जहाँ पे अभी इनिशियल स्टार्टिंग हुई है, जैसे लेदर इंडस्ट्री हुई है, मुरमुरा इंडस्ट्री हुई है, फिर आपका लाई इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम मेल्टिंग है, बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ सो अगर इन्हें नहीं पता कि उनके पास कौन सा बर्नर लगा है, तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करते तो क्या आप उनको गाइड बिल्कुल हम करोगे? लोग उन्हें गाइड करेंगे, कंसल्ट करेंगे और एकदम फ्रूटफुल रिजल्ट ला के देंगे जो उन्हें चाहिए रहेगा। ओके, दैट्स ग्रेट। सो तो देखा दोस्तों कि 6mm पैलेट का मार्केट कैसा है, 6mm मार्केट की कहाँ कहाँ डिमांड है, इसके बर्नर कहाँ लगते हैं, इसके चैलेंजेस क्या आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कंज्यूमर के क्या होते हैं, यहाँ का कंपटीशन कैसा है, आपने सभी देखा। और मुझे जो आज की पॉडकास्ट से समझ में आया कि अभी भी इंडिया लेवल पे बहुत बड़ी गैप है, 6mm के अंदर बहुत बड़ी गैप है। बट हाँ, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि पहले तो खुद को एजुकेट होना पड़ेगा और साथ में दूसरों को एजुकेट करना पड़ेगा, तब जाके ये इंडस्ट्री या मार्केट ये ग्रो हो सकता है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।